चिराग जी, हनुमान तो 2020 की बात हो गई 2024 के बाद तो लग रहा है कि मोदी जी के लक्ष्मण बन चुके हैं आप। ये रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री से, और इस रिश्ते की मर्यादा को हमेशा मेरे प्रधानमंत्री ने भी निभाया, मैंने भी निभाया। ये बात किसी से छुपी नहीं है, और यहाँ पे मुझे लगता है अधिकांश मेरे पिताजी के मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब उस दौर को भी जानते हैं जब 2014 से पहले पापा यूपीए का हिस्सा थे, हमारी पार्टी यूपीए का हिस्सा थी, और वो ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं जाना चाहते थे। उस वक्त मेरी जिद कहिए या मेरी चाहत कहिए, मेरी थी कि प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग को जाना चाहिए। ये उस वक्त से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। उस वक्त भी उनकी उस सोच से मैं प्रभावित था, आज भी मैं उनकी सोच, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक उनका और ये मेरा रिश्ता ऐसे ही अटूट रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चिराग जी, जब लोगों को पता लगा कि आज यहाँ पर चिराग पासवान आने वाले हैं, तो सामने की जितनी भी सीटें, बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल ऑडियंस ने जो है वो अपनी सीटें बुक कर ली। सोशल मीडिया कह रहा है कि इस वक्त चिराग पासवान नेशनल क्रश हैं, अंदर से लेकर ऊपर तक। अगर मैं आपको लेके जाऊं, हर कोई ये कह रहा है कि हमें उनके साथ एक सेल्फी चाहिए। नेशनल क्रश है कि नहीं है? क्या कहेंगे आप? हाउ डू यू आंसर दिस? चलिए मुझे ये बताइए, आपको पता है आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मतलब मैं चेक तो नहीं कर पाता, बट हाँ, आई थिंक इट्स ओवर 3 मिलियन शायद। चलिए मैं बता देता हूँ, और मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। नेशनल क्रश की बात हो रही है अभी, हमने पूरा हिसाब लगाया। 26 मई 2024 को इंस्टाग्राम में आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो 7 जून को आपके फॉलोअर्स 2 मिलियन हो गए। जैसे ही आपने मंत्री पद की शपथ ली, फॉलोअर्स 3 मिलियन हो गए। फिलहाल आपके करीब 3.8 मिलियन, यानी करीब करीब 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? I mean, I think this is the love जो हर किसी की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी सोच के साथ जुड़ें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा से मैंने प्रयास किया कि युवा की सोच साथ में जुड़नी चाहिए। मैंने वो दौर भी देखा जब मैं नया नया राजनीति में आया था, और वो एक फैशन बन गया था जहाँ पे यंगस्टर्स यूज्ड टू से दैट यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सोच का बदलना ज़रूरी है। युवा भारत का भविष्य हैं, और जब तक युवा सोच राजनीति में नहीं आएगी, जिस बदलाव की कल्पना हम लोग करते हैं, संभवतः हम लोग वो नहीं ला पाएंगे। मैं अगर वो माध्यम बन रहा हूँ जिस माध्यम से युवा राजनीति के साथ जुड़कर अपनी सोच को धरातल पर उतार पा रहे हैं, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। क्या चिराग आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं टू कम इनटू पॉलिटिक्स? यस और नो? पॉलिटिक्स और मूवीज? पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। देखिए, जवाब इनमें से जिसने भी मूवी देखी होगी वो कतई ये नहीं मानेगा कि मैं मूवी के लिए किसी को इंस्पायर। बट दे आर ऑल सेइंग दे वांट टू कम। आई रिपीट, पॉलिटिक्स या मूवीज? पॉलिटिक्स। ये देखिए, नाउ दिस इज द ट्रांजिशन। लेकिन अब मैं पॉलिटिकल सवाल पर आता हूं जी। आप क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, लैटरल एंट्री के खिलाफ खड़े होते हैं। मैं पूरा सवाल बता रहा हूं, फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट क्वेश्चन टू द हार्डेस्ट वन। जी, क्योंकि भाई आप पॉलिटिकल स्टार हैं तो ये सवाल भी बनेगा। प्लीज। आप क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, लैटरल एंट्री के खिलाफ होते हैं, अग्निवीर योजना को पसंद नहीं करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ये कैसे हनुमान हुए जो अपने ही राम से एकदम अलग इत्तेफाक रखते हैं? एकदम अलग इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, जो सोच मैंने सामने रखी, अंतोगत्वा मेरी सरकार ने वही फैसला लिया। इसका मतलब हम दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक समान रही। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरे इस हर फैसले का साथ दिया। आपने क्रीमी लेयर का जिक्र किया, ये बात बहुत क्लियर है कि भाई आज की तारीख में जिस तरीके से भेदभाव होते हैं, और आज भी होते हैं, अनुसूचित जाति का अगर आप जिक्र करें, क्यों मेरे अप्रीहेंशंस थे? क्योंकि अनुसूचित जाति ऐसी जातियां हैं जो कि संविधान में स्केड्यूल की गई और उन्हें स्केड्यूल कास्ट कहलाया गया, जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। इनका आधार ना शैक्षणिक रहा है, इनका आधार ना आर्थिक रहा है। ये अनटचेबिलिटी छुआछूत के आधार पर, ये वो जाति हैं जो कभी ना कभी समय के किसी दौर में गांव से इनको दूर रखा जाता था। इन्हें छूना, इन्हें देखना
पाप माना जाता था, तो जो छुआछूत की शिकार रही हैं। और ये आज की तारीख में भी ऐसे उदाहरण अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में, जब यहाँ पे हम सब पढ़े लिखे युवा यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी हम लोग को गांव देहात में देखने को मिलते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की मांग करता है। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक व्यक्ति को जब वो मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप बताइए, इससे ज़्यादा समानता पे कौन व्यक्ति आ सकता है जो वो मुख्यमंत्री बन गया, जो आईपीएस ऑफिसर बन गया, बट अगर उसके बाद भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है, सो दैट मीन्स आधार आज भी अनटचेबिलिटी ही है, छुआछूत ही है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान संभव ही नहीं है। ये जो माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो ऑब्जर्वेशंस आई थी उस पर ऐतराज था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं भी मौजूद था जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री ने खुलकर इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि भाई जो बाबा साहब के समय में आरक्षण के जो प्रावधान, जो व्यवस्था जैसे बनी थी वो वैसे ही रहेगी। तो इसमें उनका समर्थन पूरी तरीके से था। लैटरल एंट्री को उसको रोल बैक किया गया क्योंकि जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया गया था वो सरासर गलत थी। मेरी सरकार ने उस पर ही मेरा साथ दिया। जाति आधारित जनगणना की आप बात करते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूँ बिहार, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया। सवाल तो उन विपक्षियों से भी बनता है कि भाई जो झंडा बुलंद करते हैं इस विषय को लेकर पर अपने ही राज्यों में या अपने सहयोगियों के राज्य में इसको नहीं करा पाते। मेरे राज्य में तो जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। तो ये तमाम वो विषय हैं जहाँ पे कतई मैं कोई विपरीत सोच अपनी सरकार या मेरे प्रधानमंत्री से नहीं रखता। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट रखे। एक, आपने कहा कि आपकी सरकार ने आपकी बात मानी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसले लेने के बाद मानी, तो फैसला लेने से पहले क्या कंसल्ट नहीं किया जाता है? ऐसा नहीं है कि कंसल्ट नहीं किया जाता, पर निशान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सामने आने के बाद संभवतः संज्ञान में आते हैं। जैसे लैटरल एंट्री है, जैसे लैटरल एंट्री बोला, उससे पहले ये सब फैसला होना चाहिए था क्योंकि बिल्कुल नाम होना सरकार का चाहिए। खराब हो रहा है ना। दे आर नोन टू बी अ रोल बैक गवर्नमेंट नाउ। नहीं, ऐसा नहीं है रोल बैक गवर्नमेंट। आई थिंक ये सरकार की खूबसूरती है भाई। अब यही मेरी समझ में नहीं आता ना कि जब चीज़ों को आप मानते हैं तो आपको कमज़ोर कहा जाता है, जब चीज़ों को आप नहीं मानते हैं तो आपको डिक्टेटर कहा जाता है। तो अब चले तो कोई कैसे चले? यहाँ पर ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि सरकार के संज्ञान में एक विषय आया जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। सरकार ने उस विषय की गंभीरता को समझा और उसके आधार पर जन भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। चिराग जी, 2 चीजें। विपक्ष कहता है फैसला लेना भी मास्टर स्ट्रोक और वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक, ये कैसे पॉसिबल है? और फैसला, भाई आपको 10 साल का तजुर्बा है, आप फैसले लेने से पहले ही अगर कोर्स करेक्शन कर दें तो आपको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा। योर टेक? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं अगर ये पहले ये हो जाता तो इवन बेटर रहता। बट हैविंग सेड दैट कि कोई गलत फैसला लेकर हम उस पर अड़े रहें, उसको नाक का सवाल बना ले, उससे बेहतर है ना कि उसमें हम लोग जो बदलाव की जरूरत है वो करें। आप बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक चर्चा अब आरजेडी ने छेड़ी है। आरजेडी की तरफ से यह दावा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। बिल्कुल, 3 क्या 5 के 5 हम लोग बीजेपी के संपर्क में है भैया, गठबंधन में है। वो कह रहे हैं पार्टी टूट सकती है। तो संपर्क में रहेंगे, ये वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। देखिए, विपक्ष को हमेशा ये सूट करता है कि भाई हम लोग, मेरी पार्टी कमज़ोर रहे। विपक्ष को ये सूट करता है कि गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दरारें रहें, और इसीलिए समय समय पर ऐसे विषयों को बिना मतलब का तूल देना ये विपक्ष का काम रहा है। खैर, मैं उनको भी मैं गलत नहीं ठहराता, उनकी ये भूमिका का एक हिस्सा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे? अच्छा, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनको ये डर लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी, क्या चिराग पासवान को ये डर है? मुझे बिल्कुल ये डर नहीं है भाई। देखिए, जब आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जब चीज़ों को अर्जित करते हैं, हाँ, हैड आई बीन अ टिपिकल नेपोकिड जो कि सिर्फ और सिर्फ जो चल रहा है विरासत के नाम पे जो है, अगर आप सिर्फ उसी पे चलते रहते तो संभवतः आपका विश्वास उतना गहरा नहीं होता है। पर पिछले 3 सालों में जिस मेहनत के साथ मैंने इन चीज़ों को, और जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सब कुछ समाप्त था, उसके बाद जब मैंने इन चीज़ों को अर्जित किया है तो मेरा एक अपना विश्वास भी है इन चीज़ों पर। और हकीकत है, डर के साए में कोई जी नहीं सकता। घबराहट मुझे किसी बात से होती ही नहीं है। हर परिस्थिति का डट के मैंने पहले भी मुकाबला किया था, आगे भी करने को तैयार। वो मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगा क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं ये जानना चाहेंगे आपके वो पिट्स जहां से आपने फीनिक्स बन के दिखाया है। लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस फिर से पिक्चर में आ चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, गृह मंत्री से मिले। कहीं ऐसा तो नहीं चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने चाचा को फिर से भाव देना शुरू कर दिया है? मुझे ऑनेस्टली पता है ये सवाल पूछे जाते हैं, बट भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। मतलब हो गया, मेरी राजनीति अब इन सब चीज़ों के आसपास नहीं है।
बहुत लंबी लड़ाई की सोच के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में मैं इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखूँगा, घर परिवार चाचा भतीजा, मैं कैसे वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ पाऊँगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं अगर इनसिक्योर होऊंगा तब मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, बट मेरे अंदर नहीं है वो इनसिक्योरिटी। और मैं आज की तारीख में सिर्फ अपनी ताकत पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है, और अगर जब तक जनता मेरे साथ है मुझे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब ये बहुत अच्छा लेसन है हम सबके लिए कि इनसिक्योर है। एडिटर्स के पास आते हैं विनोद जी, संतोष जी, सब। विनोद जी। चिराग, तुमने सब बातें पॉलिटिकली करेक्ट बातें कही है, कोalition के सदस्य हो आप, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से राजनीति देख रहा हूँ जी। बहुत झटकों के बाद आपने वो स्थान पाया है एनडीए में जो आपका शुरू से जिस पे हक था। बहुत झटकों के बाद मैंने सड़क पर अपने दोस्त की चित्र पड़ा हुआ देखा है आपके बंगले के बाहर। ये कुछ वैसा ही था जैसा अग्निवेश का चित्र जनता पार्टी की दफ्तर के बाहर फिकवा दिया गया था, उनको वहाँ से निकलवा दिया गया था, और अग्निवेश दोबारा फिर चंद्रशेखर जी के दरवाजे पे नहीं गए। खुददार आदमी थे। आप कैसे इसको रिकंसाइल करते हैं कि आपकी पार्टी तोड़ दी गई, आपके पिता का इतना अपमान हुआ, दिवंगत पिता का इतना अपमान हुआ, और उसके बाद जब आपको ये स्थान मिला है इसलिए मिला है क्योंकि आपके साथ 5 MPs हैं। आपकी इम्पोर्टेंस आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो आपके साथ हैं। एब्सोल्युटली। तो ये इसके चलते क्या आप समझते हैं कि वो जो आपके मन में जो आस्था है इतनी बड़ी, वो दोबारा नहीं डोल सकती? वो आस्था नहीं डोल सकती। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं उस हैसियत में ही नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे या तीसरे से शिकायत करूँ। यहाँ पर धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते सर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे, मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ सकती थी। मैं किसी दूसरे से या किसी बाहर वाले से जाके क्या शिकायत करूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये षड्यंत्र क्यों रचा। यहाँ पर जब मेरे अपने खून ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया, जिनको मेरे पिता के बाद मैंने पिता माना था, पिता के बाद क्या, पिता के रहते हुए, हम लोग बिहारी लोग हैं और बिहारी परिवार में तो हम लोग चाचा चाची भी नहीं, मझले पापा, मझले मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, हम लोग यही बोलते हैं। तो जो मेरे पिता थे, जब उन्होंने ही मुझे इस मझधार में छोड़ दिया तो मैं किसी दूसरे से क्या ही शिकायत करता। और मैं इस दौरान मैंने सीखा समझा, शिकायतें करने से कुछ नहीं होता। अपने आप को आपको मजबूत बनाना होगा। अगर मैं उस एरा में ही अपने आप को बांध के रहूं, मेरे पास जब ये सारी घटना घटी थी सर, तो 2 ऑप्शन थे विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू गाइस आल्सो। ऐसी परिस्थितियां 2 ऑप्शंस लेकर आती हैं। आइदर यू बी अ क्राई बेबी, और सिर्फ आप बैठे हैं और आप रोते रहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था। लाइक फॉर यू गाइस आल्सो इन एग्जाम, इफ यू डोंट डू वेल, सो आइदर यू कैन जस्ट सिट एंड क्राई ओवर इट, और गैदर योरसेल्फ बैक, और उसी वक्त आप अगली लड़ाई के लिए आप तैयार हो। तो या तो मैं ये पूरा समय सर रोते हुए बिता देता, या फिर मैं हिम्मत इकट्ठी करता, अपने आप को जोड़ता, अपने आप को खड़ा करता, अपनी माँ अपने परिवार को खड़ा करता, और अगली लड़ाई को लड़के जीतने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ता। और मैंने वही किया, और महज 3 सालों में सर वापस पार्टी को वहां पर लेकर आया हूं जहां पे पापा छोड़ कर गए। तो आप एनडीए में किसी की दया दृष्टि पे नहीं है, अपने हक से है, अपनी हैसियत से है। ये बात तो माननी चाहिए ना। और ये कहेंगे क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप? मैं दया दृष्टि की बात नहीं कर रहा सर। जब आप गठबंधन में होते हैं, डेफिनेटली हर सहयोगी का साथ आपको वहां तक पहुंचाता है। पर हाँ, किसी भी सहयोगी को अगर आप कम आंकते हैं, हर कोई, मैं नहीं मानता कि संभवतः हर कोई दाल नहीं हो सकता, हर कोई चावल नहीं हो सकता, कुछ लोग नमक भी होते हैं, बट बिना नमक के भी फिर वो स्वाद नहीं आता। तो हर किसी की एक अपनी भूमिका होती है, और तभी वो गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जो हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया।